नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। और फिर हॉस्टल कांड को लेकर के दर्शकों आपसे कुछ बातचीत करनी है। दर्शकों, आपने पहले एक सीरियल देखा होगा, सीआईडी में एक एसीपी प्रद्युमन एक, और वो लगातार अपने लोगों से, अभिजीत से या दया से कहते थे, दया कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही पटना हॉस्टल कांड, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आज एसआईटी की टीम जब बैठी एक सिटी एसपी ईस्ट के कार्यालय में, तो इस केस की जो पहली आईओ थी या कहें जो थाना अध्यक्ष चित्रगुप्त नगर, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, जिसके अनुसंधान पे, जिसके कार्यकलाप पे अंगुली उठी, उसको आज तलब किया गया था पूछताछ के लिए। वो सादे भेष में आई थी। वहाँ कई मतलब 1 आध घंटे तक उससे पूछताछ हुई, क्योंकि पहला जो इन्फॉर्मेशन है रोशनी को ही मिला। रोशनी नहीं, वैसे पहला इन्फॉर्मेशन तो मिला कदम कुआं थाने के जो रात में 12 बजे 7 तारीख को गया था हेमंत झा, जिसने फर्द बयान लिया, और फर्द बयान लेने के बाद वो अपने ही पास फर्द बयान रह गया। वो चित्रगुप्त नगर को नहीं भेजा, लेकिन चित्रगुप्त नगर को जब जानकारी हुई तो सबसे पहले एक्शन रोशनी के द्वारा किया गया, और वो नीलम अग्रवाल को और उसके एक शख्स, उसको एक और व्यक्ति के साथ पकड़कर थाने में डिटेन किया गया। आखिर वो नीलम अग्रवाल किसके कहने पे छोड़ी गई, कैसे छोड़ी गई, ये भी जांच का विषय है। अब एक एक बिंदुवार रोशनी से जानकारी लेने के लिए एसआईटी की टीम आज रोशनी कुमारी से पूछताछ कर रही थी। वैसे इस बीच में जितनी मुंह उतनी बात, रोज़ 12 बजे के बाद इस खबर को लेकर के कहें अफवाह हंगामा होता है। लोग एक दूसरे से, कल पत्रकार बिरादरी एक दूसरे से पूछते हैं, क्या सर, क्या भैया कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या आरोपी की पहचान हो गई, क्या फलना का बेटा आरोपी है, फलना का भतीजा आरोपी है। एक तरह से क्योस की स्थिति है, जो पुलिस के लिए और एसआईटी के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरह बड़े बड़े केस में या बड़े लोग जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनका एक मेडिकल बुलेटिन इवनिंग में अस्पताल के द्वारा जारी किया जाता है। ये देश भर का चर्चित केस है। इसको डीजीपी, बिहार के डीजीपी, गृह मंत्री और कई सांसद, कई नेता इसको फॉलो कर रहे हैं, और उनको केवल एसआईटी और इस घटना के बारे में इसलिए बोलने का अवसर मिल रहा है क्योंकि पुलिस उनसे कुछ बोल नहीं रही है। पुलिस इस मुद्दे पर चुप है। पुलिस की तो दोस्तों ऐसी स्थिति हो गई है, अगर पुलिस की एसआईटी की टीम के लोग और जो भी इससे पहले बयान दे चुके हैं, वो अगर पत्रकारों को देखते हैं तो एक तरह से उसके साथ रोज़ बैठने वाले ऐसे दर्शाते हैं जो मैं आपको पहचानता तक नहीं। जैसे लगता है उनके साथ उनका खेत खलिहान का झगड़ा हो, 10 कट्ठा किसी ने कब्जा कर लिया हो, जिस कारण से एक दूसरे को मुंह फेर लेते हैं और कहे जो टेलीफोन रिसीव तो करना दूर। तो वैसी स्थिति में पुलिस की जो ये रवैया है, पुलिस का जो रवैया है, जो एसआईटी का रवैया है, ये कहीं एसआईटी के खिलाफ या पुलिस के अनुसंधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी आज दर्शकों आज आपको सुनाते हैं। आज एसआईटी की टीम बैठी हुई थी सिटी एसपी ईस्ट के कमरे में। वहाँ पे एसडीपीओ सचिवालय अन्नू कुमारी, एएसपी सदर अभिनव और बाकी सरीखे लोग, जितने भी एसआईटी के लोग थे, उस कमरे में थे और रोशनी से पूछताछ हो रही थी। इसी बीच 2:10 पर सीनियर एसपी अपने कार्यालय पहुँचते हैं। उसी कैंपस में ईस्ट का भी कार्यालय है, थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे सिटी एसपी सेंट्रल का है, और उससे सटे हुए ग्रामीण एसपी का है। एसएसपी 10 मिनट अपने कार्यालय में बैठते हैं और उन्हें जानकारी कहीं से प्राप्त होती है जो एसआईटी की टीम आई हुई है। उन्होंने अपने अर्दली को बुला के पूछा, क्या एसआईटी के लोग आए हुए हैं क्या? उनको लगा जो वो कहीं से आ रहे थे, लेट हो गए हैं, जाम में फंस गए, तो हो सकता है जो एसआईटी के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हों। जब उन्हें जानकारी मिलती है जो एसआईटी के लोग आए हुए हैं और सिटी एसपी ईस्ट के कार्यालय में वो बैठक कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो आनन फानन में बिना पी कैप मतलब टोपी को कहते हैं, बिना पी कैप के सीनियर एसपी भागते हुए अपने कार्यालय से निकलते हैं और सिटी एसपी ईस्ट के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। अब इसको या तो कहिए जो ओवरलैप, या सीनियर एसपी की बिना जानकारी में आप पूछताछ, ठीक है, सीनियर एसपी उस मामले में एसआईटी में नहीं हैं, मॉनिटरिंग अफसर पटना के आईजी हैं, तो आफ्टर ऑल जिस तरह बिहार की जिम्मेवारी डीजीपी की होती है, तो पटना के लिए जिम्मेवार होंगे पटना के सीनियर एसपी। अब काटो तो खून नहीं, सिटी एसपी ईस्ट के कार्यालय में लोगों बैठे हुए, अचानक सीनियर एसपी सिटी एसपी ईस्ट के कार्यालय में घुसते हैं और वहाँ तमाम एसआईटी के लोग वहाँ बैठे हुए मिलते हैं।
सबके कहे तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई, काटो तो खून नहीं। उस वक्त मैं उसी इलाके में घूम रहा था और वहाँ पे गवाह था। इन चीज़ों को मैंने अपने नज़रों से देखा, जो किस तरह से पटना के सीनियर एसपी निकलते हैं अपने कार्यालय से पैदल, और मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं होगा सिटी एसपी का कार्यालय, उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं कमरा में। तो एक तरह से कहें जो सबके लिए भौचक्का रह गया। अब इसको तालमेल का अभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप बैठक कर रहे हैं एसआईटी की और आपके सीनियर एसपी को इसकी जानकारी नहीं, और सीनियर एसपी के बिना मंतव्य के बिना कहें तो आप इसको तालमेल का अभाव कहें या कुछ और कह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में एसआईटी का गठन 16 को रात में हुआ। 17 तारीख को लोगों ने केस फाइल या कहें जो कागजात अपने हवाले लिया, और 18 तारीख से ये जो अनुसंधान शुरू हुआ। मतलब जहानाबाद और पटना को इस तरह नाप दिया एसआईटी ने, तो अब उनको किस नुक्कड़ पे, किस कॉर्नर पे, किस चीज़ की दुकान है, कहाँ किसका पेड़ है, कहाँ किसका बैनर पोस्टर है, एसआईटी के लोगों को याद हो गया होगा। इतनी बार जहानाबाद टीमें, क्योंकि आज के डेट में भी एसआईटी के लोग कह रहे हैं जो उसके साथ अगर लड़की के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो जहानाबाद में हुआ है, पटना में कुछ नहीं हुआ है। अब देखें, गुत्थी को लोग सुलझा रहे हैं, लेकिन सब एम्स की रिपोर्ट के इंतज़ार में हैं। और ख़ासकर जो 20 से अधिक लोगों का जो डीएनए या ब्लड सैंपल लिया गया है, उस रिपोर्ट के इंतज़ार में है। अब अगले 4-5 दिनों तक मतलब कहें जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने की संभावना है। वैसे एम्स अपनी रिपोर्ट देने में देरी कर रहा है। 27 तारीख को एम्स का डेट था रिपोर्ट देने का, 28 हुआ, आज 29 हो गया, और 2 तारीख से दर्शकों सत्र भी है। अब देखना है जो इस चूहे बिल्ली के खेल में आखिर क्या होता है। सत्र से पहले इसका पटाक्षेप होता है कि नहीं होता है, या सत्र के दौरान अगर ये बात उठती है तो फिर सरकार क्या निर्णय लेती है। हम लोगों को भी इंतज़ार रहेगा दर्शकों सरकार के निर्णय का, एसआईटी के निर्णय का, एसआईटी के कहें जो फलाफल का, एसआईटी के क्या एसआईटी अपने अनुसंधान में लाती है। दर्शकों, आपके साथ मुझे भी इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।